एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2। तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेम चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें आपको आगे की जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे और ये आपका लास्ट पार्ट है, जिसके बाद आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हमारी आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक। तो जो हमने लास्ट हमने वीडियो देखी थी उसमें हमारा लास्ट टॉपिक ये था कि जो वैश्वीकरण होते हैं उसके हमारे मेनली 3 चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला हमारा होता है सांस्कृतिक प्रभाव, दूसरा हमारा होता है आर्थिक प्रभाव और तीसरा होता है हमारा राजनीतिक प्रभाव। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं प्रभावों को और डीपली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है सांस्कृतिक प्रभाव, कि जो हमारा वैश्वीकरण होता है उसके हमारे संस्कृति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सांस्कृतिक प्रभाव आपको रटने की ज़रूरत नहीं है या इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये चैप्टर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप इसको अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही ईजिली पेपर में भी लिख कर आ सकते हो। तो आप खुद सोचो कि जिस जिस तरीके से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिस जिस तरीके से हमारे उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, तकनीक बढ़ती जा रही है और जो हमारे विचार हैं उनका आदान प्रदान हो रहा है, दूसरे देशों की जो चीज़ें हैं वो हमारे देश में आ रही है, उससे हमारी संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखो, प्रभाव हमेशा 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपके पॉजिटिव, जिसको हम सकारात्मक बोलते हैं, दूसरा आपका नेगेटिव, जिसको हम नकारात्मक बोलते हैं। यही 2 प्रभाव आपके हर चीज़ के पड़ते हैं। तो सांस्कृतिक प्रभाव भी आपके 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव या फिर सकारात्मक, दूसरा होता है आपका नेगेटिव या फिर नकारात्मक। तो देखते हैं इन प्रभावों को। सबसे पहले आपको बोला हुआ है सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों का बढ़ावा। मतलब इससे क्या हो रहा है कि जो पश्चिम संस्कृतियां हैं, मतलब जो दूसरे देशों की संस्कृतियां हैं, चाहे वो पश्चिम के देश हो या वो पूर्व के देश हो या कोई भी देश हो, उनकी संस्कृति को हमारे देश में बढ़ावा मिल रहा है। खाने पीने एवं पहनावे में विकल्पों की वृद्धि। विकल्प आपके होते हैं ऑप्शंस। अब देखो, ये चीज़ हम खुद भी देख सकते हैं कि पहले क्या होता था कि हमारे पास सिर्फ 2-3 ऑप्शन होते थे घर के खाने के, या तो हम दो दाल रोटी खाएंगे या ऐसी कुछ चीज़ें खाते थे, ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे। उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे जैसे बाहर के देशों का चाल चलन हमारे देश में भी चलने लगा, तो आजकल हम क्या कर सकते हैं, इंडिया में बैठे बैठे ही हम मैक्सिकन खाना भी खा सकते हैं, चाइनीज़ खाना भी खा सकते हैं और जापानीज़ खाना भी खा सकते हैं। किसी भी देश का खाना हम अपने देश में बैठे बैठे भी खा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है, हमारे जो खाने पीने के ऑप्शन है वो भी बढ़ गए हैं। ऐसे ही जो हमारे पहनावे के ऑप्शन हैं वो भी बढ़ गए हैं। आज हम इंडिया में बैठे बैठे भी किसी भी देश की ड्रेस को पहन सकते हैं, किसी भी देश के कपड़े को पहन सकते हैं। लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दुविधा। अब देखो, ये एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है कि जो हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन है वो क्या है, दुविधा है हमारे लिए। अब देखो, कुछ जो हमारे पुराने ज़माने के लोग होते हैं जिनकी थोड़ी रूढ़िवादी सोच होती है, जो मतलब ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं, ज़्यादा जिनका विकास नहीं हो रखा होता, उनका मानना क्या होता है कि जो हमारे संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है, जो हमारी संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, लोग जो हमारी दूसरी संस्कृतियों को अपनाते जा रहे हैं, वो क्या है, हमारे लिए एक दुविधा है। वो हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति उससे खत्म होती जा रही है। संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर, कि जो हमारी संस्कृति की मौलिकता है उस पर क्या पड़ रहा है, एक तरीके से बुरा असर पड़ रहा है। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण, जिसमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट हो रही है। मतलब जो हमारी संस्कृति में विभिन्नताएं आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हर एक संस्कृति कहीं ना कहीं अलग होती जा रही है और विशिष्ट होती जा रही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार, ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि वैश्वीकरण से क्या हुआ है, महिलाओं की स्थिति में सुधार आ रहा है, क्योंकि लोगों के विचारों में सुधार आ रहा है, उनको रोजगार के नए नए अवसर मिलते जा रहे हैं, तकनीक बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में भी हमारा सुधार आ रहा है। पहले क्या होता था, महिलाएं सिर्फ घर में रह के काम करती थी, घर संभालती थी, पर आजकल क्या हो रहा है, महिला भी एक आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। रॉक संगीत को पसंद करना, अभी तो हम सब देख रहे हैं कि आजकल लोग क्या करते हैं, हमारे इंडिया के सॉन्ग्स लोगों को पसंद नहीं आते हैं, गाने पसंद नहीं आते हैं, जो बाहर के गाने चल रहे होते हैं आपको वही ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि इंग्लिश सॉन्ग्स हो गए आपके, और आजकल आपको कुछ BTW या समथिंग ऐसे किसी नाम का जो आपका बैंड है या म्यूज़िक है वो चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि लोगों को रॉक संगीत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। रूढ़िवादिता का अंत, अब जो हमने ऊपर पढ़ा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आ रहा है और हमारी संस्कृति में विभिन्नताएं आ रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो लोगों की रूढ़िवाद सोच थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। सांस्कृतिक धरोहर खत्म होना, जो हमने ऊपर पढ़ा
कि हमारी जो मौलिकता से बुरा असर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमने चीज़ें संभाल के रखी हुई थी अपनी संस्कृति की, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा है विदेशी फिल्मों का चलन, कि आजकल आपकी देख रहे हो आप, इंग्लिश मूवीज़ ज़्यादा चल गई हैं, कोरियन मूवीज़ ज़्यादा चल गई हैं जो ट्रांसलेट होकर आती है हिंदी में या फिर इंग्लिश में। तो उन सब चीज़ों का क्या हो रहा है, वो सारी फिल्में ज़्यादा चल रही हैं आजकल। जो हमारी इंडिया की फिल्म्स हैं या जो हमारी संस्कृति की फिल्म्स हैं, हम उनको कम देख रहे हैं। आज के ज़माने में देखो कौन महाभारत रामायण देखता है, कोई भी नहीं देखता ना। सारे इंटरनेशनल मूवीज़ देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मूवीज़ देखते हैं, बाहर के देशों की मूवीज़ हम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम या आर्थिक प्रभाव कह सकते हो, कि आर्थिक प्रभाव किस तरीके से पड़ा है। आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं, जो आपके पैसे से रिलेटेड प्रभाव होते हैं। सेम यहीं पर आपके आर्थिक प्रभाव दो प्रकार के हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक मतलब क्या पॉजिटिव पॉइंट्स, क्या अच्छी चीजें इससे हमारे देश में हुई हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, विकास की गति में वृद्धि। हमारा जो विकास है वो और ज्यादा तेजी से होने लगा है, ये हमने पिछले वाली स्लाइड में भी पढ़ा था। उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी, जो हमारे देश में उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी जो है वो आ रही है, तकनीक का विकास हो रहा है हमारे देश में, और जो अच्छे स्तर या बेहतर स्तर की चीजें हैं वो हमारे देश में हो रही हैं। संसाधनों का उच्च स्तरीय प्रयोग। अब देखो जब हमारे देश में उच्च प्रौद्योगिकी आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें हम संसाधन भी यूज करते हैं। संसाधन कैसे यूज करते हैं हम, जो बिल्कुल उच्च स्तरीय संसाधन हमारे होते हैं। रोजगार में वृद्धि, देश में रोजगार में वृद्धि आ रही है। हमारे देश में नई नई उद्योग खुल रहे हैं, नई नई चीजें बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें रोजगार में भी वृद्धि आ रही है। और रोजगार में वृद्धि के साथ साथ जो हमारी महिलाओं की स्थिति है उसमें वृद्धि आ रही है, कि रोजगार में आजकल हम सिर्फ लोगों को या पुरुषों को नहीं गिनते हैं, हम आजकल रोजगार में महिलाओं को भी गिनने लगे हैं। बाजार प्रतियोगिता के कारण उच्च गुणवत्ता, क्योंकि हमारे बाजार में क्या हो रहा है, प्रतियोगिता चलती है, कंपटीशन चलता है, कि कौन ज्यादा अच्छा सामान बेचेगा, कौन ज्यादा अच्छा व्यापार करेगा, और कौन ज्यादा ऊंचे लेवल पर बाजार में किसका नाम होगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सामान मिल रहा है वो भी कैसा मिल रहा है, उच्च गुणवत्ता का मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। फिर आते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय। मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा उनका उदय होता जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, वो कंपनियां जो एक साथ बहुत सारे देशों में व्यापार करती हैं। जैसे कि आपका बेस्ट एग्जांपल इसमें आपका चाइना। मोस्टली कंट्रीज में आपको आपके चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। हालांकि कुछ कंट्रीज में बैन भी हैं, जैसे इंडिया में भी काफी चीजें बैन है उसकी, चाइना की। पर फिर भी कहीं ना कहीं चाइना की चीजें जो होती हैं आपको हर देश में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिल ही जाएंगे। तो चाइना क्या एक तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इससे होता क्या है बेसिकली, अब चाइना क्या कर रहा है, अपना अपने आप को उभारता जा रहा है, हर देश में चाइना का दबदबा है। पर जो हमारे देश की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उससे कम उसकी बिक्री हो रही है। अब देखो चाइनीज जो फोन है वो ज्यादा बिकते हैं, जो इंडिया के फोन है आपके नोकिया हो गया या जो भी आपका माइक्रोमैक्स है आई थिंक सो, या जो भी है, तो उससे क्या होता है जो हमारे इंडिया की चीजें हैं वो कम बिकती हैं और चाइनीज चीजें ज्यादा बिकती हैं, क्योंकि ये सस्ती भी होती हैं। तो एक तरीके से इनको ज्यादा लोग खरीदना पसंद करते हैं। छोटे उद्योगों का पतन। जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो तो अपना विकास करके अपने आप को और अच्छा कर रहे हैं, पर जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में जो मटके बनाने वाले हैं, जो हाथ से चीजें बनाने वाले हैं, ऐसे उद्योग क्या हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो अपना विकास कर सकें और जो आज का समय चल रहा है, जो आज के ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सके। असमान विकास की सबसे जो वैश्वीकरण का सबसे बुरा प्रभाव होता है वो होता है आपका आर्थिक असमान विकास, कि देश में जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि पूंजी का सारा चक्कर है। अमीरों के पास इतनी पूंजी है कि वो उस पूंजी को लगाकर अपने विकास कर सके और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो चीजें हैं उनका प्रवाह कर सके। पर जो गरीब इंसान है उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो अपना व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला सके या कि उसका प्रवाह कर सके। तो इसलिए क्या होता है, असमान विकास होता है, अमीर और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब होते हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण व्यापार करना मुश्किल। जो आजकल हमारी प्रतिस्पर्धा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से व्यापार करना लोगों को मुश्किल हो रहा है। लास्ट हमारा है विकसित देशों की कठोर वीजा नीति। इससे क्या हो रहा है, जो पूरे देश विकसित हो चुके हैं उनकी जो वीजा नीति है वो कठोर होती जा रही है। ऐसा देश क्यों करता है, क्योंकि एक देश के सबसे पहले क्या आता है कि उसके लोगों को रोजगार मिले। तो जो हमारे पूरे विकसित देश होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी वीजा नीति को कठोर कर देते हैं, ताकि कोई बाहर का लोग आकर अब उनके देश में व्यापार ना कर पाए और उनके लोगों को पहले रोजगार मिल जाए।
तो ये थे आपके कुछ आर्थिक परिणाम। लास्ट आपका आता है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम मतलब क्या आपकी राजनीति पे, क्या आपकी सरकार पे, क्या आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर परिणाम पड़ा है। सेम ऐसे ही आपके राजनीतिक परिणाम दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव देखते हैं, शासन व्यवस्था में सुधार। जो शासन व्यवस्था है सरकार की वो अच्छी होती जा रही है, सरकार को नई नई तकनीक, नई नई नीतियां, नए नए विचार मिलते जा रहे हैं अपने समाज को चलाने के लिए। शासन हेतु उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी, शासन चलाने के लिए भी सरकार को क्या मिल रहा है, एक उच्च स्तर का प्रौद्योगिकी मिल रहा है। शासन की कार्य प्रणाली में गुणात्मक वृद्धि, मतलब जो शासन चला रही है सरकार उसमें क्या आ रही है, आपकी गुणात्मक वृद्धि आ रही है, जिसकी क्वालिटी है, जो इसका गुण है वो और अच्छे होते जा रहे हैं। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी, कि सरकार पहले क्या करती थी, सरकार क्या नीतियां बना रही है, क्या सरकार विचार कर रही है, हमें कुछ पता नहीं होता था क्योंकि हमारे पास इतनी तकनीक नहीं थी और ना सरकार के पास इतनी तकनीक थी कि वो अपने विचारों का प्रवाह अपनी जनता तक कर पाए, अपने विचारों का ट्रांसफर अपनी जनता तक कर पाए। पर आजकल हमारे पास इतनी तकनीक है, इतने सुविधाएं हैं कि सरकार क्या कर सकती है, अपने विचारों को बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी एक आसान माध्यम से अपनी जनता तक पहुंचा सकती है। तो क्या होता है, इससे एक पारदर्शिता बनी रहती है सरकार और जनता के बीच में। लास्ट है आपका शासन व्यवस्था में सरलीकरण, कि शासन व्यवस्था है सरलीकरण आ रहा है, बहुत सरल तरीके से सरकार अपने शासन को चला पा रही है। उसके बाद आता है नकारात्मक प्रभाव, कल्याणकारी राज्य की समाप्ति। जो एक कल्याणकारी राज्य है कहीं ना कहीं वो समाप्त होते जा रहे हैं। कल्याणकारी राज्य क्या होते हैं, वो राज्य जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अभी तो आप देख ही सकते हो कि आजकल जो बहुत ही अच्छा होता है वो कहीं ना कहीं दबा रह जाता है, जो थोड़ा तेज होता है, चंट होता है, वो थोड़ा बाहर निकल कर आ जाता है। तो यही चीज यहाँ पर बोली हुई है कि जो कल्याणकारी राज्य हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्यों का उदय। न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य क्या होते हैं, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य उस राज्य को कहा जाता है जो केवल शासन व्यवस्था तक सीमित होता है और लोगों के कल्याण पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मतलब ऐसे राज्य जो सिर्फ, जो उनका काम है अपना काम खत्म कर कर वो पीछे हट जाते हैं, अब सरकार जनता का कल्याण हो ना हो उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे जो कार्य होते हैं या ऐसे जो राज्य होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो कल्याणकारी राज्य हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। उद्योगों में सरकार का कम हस्तक्षेप, क्योंकि आजकल जो नीतियां आई हैं उसमें जो भी उद्योग है सरकार का सबसे कम हस्तक्षेप उसमें रहता है। क्योंकि जो पहले का समय था उसमें सरकार क्या करती थी, सरकार अपने जो भी उद्योग होते थे अपने देश में उन पर पूरा का पूरा नियंत्रण रखती थी। काफी हद तक सरकार उसमें उनके मामलों में हस्तक्षेप करती थी कि जो जनता है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट या फिर फायदा मिल पाए। पर आजकल सरकार के पास अपना इतना काम होता है, अपनी इतनी नीतियां होती हैं कि वो जो उद्योग होते हैं उसमें हस्तक्षेप कम कर पाती है। लास्ट है आपका सरकार की भूमिका में परिवर्तन। अब देखो हमें इतना सब कुछ पढ़ा है सरकार के बारे में कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सरकार का जो भी भूमिका है उसमें क्या आ रहा है, आपका एक चेंज या फिर परिवर्तन आ रहा है। तो ये आपका था राजनीतिक परिणाम, और इसी के साथ आपके जो 3 प्रभाव थे वैश्वीकरण के वो सारे आपके यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत और वैश्वीकरण, जो कि एक पेपर के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपसे इसमें से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस तरीके से भारत में वैश्वीकरण आया, या कौन सी आर्थिक नीति लाई गई थी, या वैश्वीकरण से पहले भारत कैसा था और वैश्वीकरण के बाद भारत की स्थिति क्या थी। तो ऐसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं इसको। आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति को अपनाया था। मतलब जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद सरकार ने क्या करा, संरक्षणवाद की नीति को अपनाया। संरक्षणवाद की नीति क्या थी, संरक्षणवाद मतलब संरक्षणा करना। किसकी संरक्षणा करोगे आप, अपने घरेलू उत्पादन की। मतलब सरकार ने क्या करा, जो भी आपके घरेलू उत्पादन थे उन सब पर जोर दिया ताकि भारत जो है वो आत्मनिर्भर रहे। मतलब अपनी एक आपकी अभी भी नीति लागू हुई थी मेड इन इंडिया, तो वो क्या है, संरक्षणवाद की नीति है एक तरीके से, कि आप अपनी चीजों को संरक्षण करके रखो, उनका संरक्षण, उनको बचा कर रखो ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। अब देखो जब तक हम खुद कुछ बनाकर नहीं बेचेंगे, खुद व्यापार नहीं करेंगे, तो हम आत्मनिर्भर कहाँ से बनेंगे, कब तक हम दूसरों की चीजों को ले लेकर आगे बेचेंगे। तो एक तरीके से हम क्या करेंगे, अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाएंगे ताकि हम क्या कर सके, अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके। यही आपकी संरक्षणवाद की नीति थी। पर सरकार ने क्या देखा कि जो संरक्षणवाद की नीति बनाई गई थी उससे हमारे देश में ज्यादा कुछ विकास नहीं हो रहा था, ज्यादा कुछ आर्थिक वृद्धि देश में नहीं हो रही थी। तो फिर उन्होंने क्या करा, 1991 में एक नई नीति लागू करी
जिसको हम कहते हैं LPG। ये LPG की एक आर्थिक नीति सरकार ने लागू करी। इसमें क्या था, सरकार ने क्या करा, हमारे देश को वैश्वीकरण के लिए तैयार किया। वैश्वीकरण और खुलेपन की नीति अपनाई। खुलेपन की नीति का मतलब है कि जो भी आपके व्यापार में बाधाएं आ रही हैं उन सबको खोल दो। जो भी आपकी टैक्स लगते हैं, कर लगते हैं, आपको लाइसेंस चाहिए होता है, उन सबको सरकार ने हटा दिया। मतलब जो भी आपकी बाधाएं आती हैं एक व्यापार में, सबको सरकार ने हटा दिया। ये थी आपकी खुलेपन की नीति। और वैश्वीकरण हमने पढ़ाई है प्रवाह, चाहे वो किसी भी चीज का प्रवाह हो, किसी पूंजी का प्रवाह हो, किसी विचार का प्रवाह हो, तो वो आपका वैश्वीकरण होता है। तो सरकार ने ये नीतियां अपनाई थी। आज वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि जो है वो 7.5% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ा था, जो 1991 में नीति लाई थी कि जो हमारा देश है वो 7.5% हर साल आर्थिक वृद्धि कर रहा है, जो कि 1990 से पहले 5.5% वार्षिक थी। पहले कितनी, सिर्फ 5.5 थी। उसके बाद सरकार ने नीति लेकर आई LPG की, जिसकी बात क्या हुआ 7.5 हो गई। भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। मतलब भारत में सबसे ज्यादा आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल हुए हैं। अब आप देख सकते हो कि पहले क्या होता था, भारत के लोग सिर्फ भारत में ही काम करते थे, तो लोगों के पास ना तो इतनी आर्थिक सुविधाएं होती थी, ना उनके पास व्यवसाय की इतनी सुविधाएं होती थी, ना हमारे यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस इतने अच्छे थे। पर अब क्या हुआ, वैश्वीकरण के बाद लोगों को एक अच्छा स्तर मिलने लग गया अपना विकास करने के लिए। तो उससे क्या हुआ, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, लोगों ने क्या करा, पूरे जो हमारे वैश्विक स्तर है, पूरे विश्व का जो स्तर है, उसके उच्च पदों पर अपने स्थान प्राप्त करे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि इंडिया की एक 14-15 साल की लड़की है, उसको नासा में एक जॉब मिली है। नासा आपको पता है, जो स्पेस वाली जो हमारी वो है, उसमें उसको जॉब मिली है। तो ये बेसिकली हुआ क्या है इसमें, कि पहले क्या था, देश के लोगों के पास इतनी चीजें नहीं थी, तो सिर्फ अपने देश में काम करते थे। आजकल लोगों के पास इतनी सुविधाएं हैं, इतना प्रवाह हो रहा है चीजों का, देशों का, विचारों का, तो उससे क्या हो रहा है, आपको दूसरे देश में जाकर भी चीजें मिल पा रही हैं। तो ये था आपका भारत और वैश्वीकरण। नेक्स्ट कि भारत ने, हमने पहली वाली स्लाइड में पढ़ा था कि भारत ने 1991 में एक नीति अपनाई थी, जिसके बाद जो हमारी आर्थिक वृद्धि थी वो कैसे हुई थी, 7.5% के दर से होने लगी थी। तो ये नीति क्या थी, LPG की नीति ये थी। LPG मतलब जिसको हम इंग्लिश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ये था क्या, सबसे पहले L मतलब उदारीकरण, जिसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो उदारीकरण था क्या, उदारीकरण का अर्थ होता है व्यापार करने की नीतियों को सरल बनाना, अर्थात लाइसेंस एवं अन्य बाधाओं को समाप्त करना। जो मैं आपको बताया कि व्यापार करने के लिए जो भी लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, या जो कर देना पड़ता है, और जो भी चीजें बाधाएं आती हैं, उन सबको सरकार ने क्या करा, हटा दिया। दूसरा आपका P फॉर प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निजीकरण। तो निजीकरण क्या था, कि निजीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। जो भी हमारे निजी क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देना, ताकि निजी क्षेत्र का विकास हो सके, और उनको जो भी बाधाएं हैं उन सबको हटा दे, और उनको अपना विकास करने का एक हम मौका दें। तो ये था आपका निजीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तीसरा आपका G फॉर ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। एक देश से दूसरे देश के बीच व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और विचार का प्रवाह वैश्वीकरण कहलाया जाता है। तो ये हमारे कुछ नीतियां थी, 3 नीतियां थी जो आर्थिक नीति सरकार ने अपनाई थी, किसमें, 1991 में। तो इसको आप एक बार देख लें, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के या चैप्टर के बेस के ऊपर ही नहीं, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसको एक बार देख लें और याद कर लें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर। तो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है आपकी आलोचना, कि जो वैश्वीकरण था उसकी क्या आलोचना करी गई थी। अब भले ही किसी चीज में कितनी भी अच्छाई हो, कितनी भी उसमें गुण हो, पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आलोचनाएं निकल ही आती हैं। पूरे विश्व में वैश्वीकरण की आलोचना करी गई। इसमें 2 पक्ष थे, 2 पक्ष के लोग थे। एक था वामपंथी, दूसरे थे आपके दक्षिणपंथी। तो ये दो लोगों को 2 ग्रुप में या 2 समूहों में बांट दिया गया था, जिन्होंने इसकी आलोचना करी थी।
सबसे पहले हमारे आते हैं वामपंथी लोग। वामपंथी लोग कौन थे? जो गरीबों का साथ देते थे। ऐसे लोगों को उन्होंने वामपंथी कहा था। तो वामपंथी का कहना क्या था कि वैश्वीकरण की वजह से गरीबों की हालत और ज़्यादा खराब हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गरीब और अमीर के बीच की खाई है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ गरीब और गरीब हो रहे हैं और अमीर और अमीर हो रहे हैं। क्यों? पूंजी की वजह से, कि अमीरों के पास इतनी पूंजी है कि वो अपना प्रवाह कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यापार कर सकते हैं। पर एक गरीब के पास इतनी पूंजी नहीं होती है ये वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यापार कर सके और अपने जो व्यवसाय है उसको बढ़ा सके। सरकार की अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हाथ हटा रही है, मतलब सरकार क्या कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटा रही है अपने हाथों को। ये हमने राजनीतिक प्रभाव में ही पढ़ा था कि सरकार का हस्तक्षेप जो है वो और कम होता जा रहा है। तो ये वामपंथी लोगों का कहना था, उन्होंने ये आलोचना दी थी वैश्वीकरण की। लास्ट हमारे आते हैं दक्षिणपंथी लोग। दक्षिणपंथी लोग कौन थे? दक्षिणपंथी लोग वो थे जो अमीरों के हित में थे। ऐसे लोगों को उन्होंने दक्षिणपंथी कहा था। दक्षिणपंथी का कहना था कि वैश्वीकरण से क्या हो रहा है, हमारे देश में तेज विकास हो रहा है और पूरे विश्व में समान विकास की स्थिति लाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। अब जो अमीरों के साथ थे उन्होंने ये बात बोली कि जो अमीर और गरीब की खाई है वो इससे खत्म होती जा रही है, कहीं ना कहीं कम होती जा रही है और पूरे देश में क्या हो रहा है, एक समान विकास आ रहा है, अमीर गरीब जैसी कोई चीज इससे नहीं बढ़ रही। तो यह दक्षिणपंथी लोगों का कहना था। तो ये इसकी कुछ दो आलोचना थी और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो खत्म हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो।